नमस्कार दोस्तों, संदीप त्रिवेदी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 18 लेकर के आज आप सबके बीच में। और पिछले दिनों मुझे कुछ साथियों ने कहा था कि बीच में जो पंक्तियों वाला सिलसिला हमने शुरू किया था उससे कोशिश किया करें। तो आज मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना की, तो उससे शुरुआत करते हैं कि बनेगी बात नई सोच बदल कर देखो। बनेगी बात नई सोच बदल कर देखो, रहो कहीं भी मगर ख्वाब महल के देखो। रहो कहीं भी मगर ख्वाब महल के देखो, खुलेंगी खिड़कियां और आसमां अपना होगा। खुलेंगी खिड़कियां और आसमां अपना होगा, जरा हिम्मत करो और घर से निकल कर देखो। तो दोस्तों, मेरे लिए भी स्थितियां कुछ कुछ ऐसी ही थी। ख्वाब अब धीरे धीरे उड़ान भर रहे थे और सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा था उस समय। जीवन में कहने को कुछ भी नहीं था, ना तो कोई नौकरी थी सरकारी, उम्र भी लगभग 26 साल पूरी हो गई थी। ऐसी स्थिति में कैरियर के बारे में चिंता करनी चाहिए थी, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन चिंता उसकी बिल्कुल नहीं थी और चिंता किसी और बात की थी। जीवन साथी की चिंता हो चली थी। एक जीवन साथी एक साथी पहले ही छूट गया था और दूसरे की दस्तक हो रही थी जीवन में। इस बीच में ये जरूर हुआ था कि ये मई का महीना चल रहा है, 2011 का वर्ष है और 2 मई 2011 को मैं पहली बार अपना सेकंड ग्रेड का एग्जाम, जिसको टीजीटी बोलते हैं कई जगह पर, तो राजस्थान में हम उसको सेकंड ग्रेड बोलते हैं, 9-10 के लिए जो टीचर होते हैं। तो उसका मैं अपना एग्जाम इंग्लिश सब्जेक्ट से दे चुका था और साथियों को याद होगा कि 1 मई 2011 की रात और 2 मई 2011 की सुबह ओसामा बिन लादेन की हत्या हुई थी। खैर, सब कुछ जैसा कि मैंने बताया ठीक चल रहा था जीवन में। रिकॉर्डिंग का काम अब रफ्तार पकड़ चुका था। इस बीच में एक बात और हुई थी जो मैं बताना भूल गया था कि जब हम जयपुर जा रहे थे तो मैंने एक बात और पूछी थी बस में ही कि ऐसे ही बातों और बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो जवाब मिला था कि बस एसएमएस वगैरह से बातचीत होती रहेगी, अच्छे अच्छे एसएमएस आप भेजते रहिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जो बात हम बोल करके नहीं कह सकते हैं वो एसएमएस से कहना बड़ा आसान हो जाता है कई बार। उस जमाने में व्हाट्सएप भी नहीं था, जो कुछ था वो एसएमएस वगैरह पर ही था। फेसबुक हम इतना यूज करते नहीं थे। तो यही एसएमएस आगे चल करके, जो मैंने 26-27 तारीख वाली जो बात कही थी दोस्तों, ये एसएमएस ही मेरे लिए खुशियों की सौगात लेकर के आया। मेरे लिए उस समय ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल था कि एसएमएस के माध्यम से मुझे एक ऐसा शुभ संकेत मिलने वाला था जिसके बाद पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। मुझे अच्छी तरह से याद है दोस्तों, जब 26 तारीख की शाम या 27 तारीख की शाम को वंदना जी की तरफ से एक मैसेज आया मुझे
और मैसेज में लिखा था कि हु एम आई फॉर यू। हु एम आई फॉर यू यानी मैं तुम्हारे लिए कौन हूं। बात बड़ी सिंपल सी है दोस्तों, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेरे लिए उम्मीद करना बड़ा मुश्किल था। और कई बार हम जब जो सोचते हैं ऐसा कुछ संकेत हमें मिल जाए तो हम उस संकेत को हकीकत मानने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। साथ में आज तो ये बात बड़ी कॉमन है, व्हाट्सएप वगैरह के ज़माने में आज भी हमारे पास कोई ऐसा मैसेज करे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन उस समय बड़ी खास थी ये बात। साथ में उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए थे दोस्तों, 33, 48, 69, 45, 98, इस तरह से अलग अलग नंबर दिए हुए थे और लिखा हुआ था कि इनमें से कोई नंबर चुनिए, फिर हम बताएंगे आपको क्या है। ऐसे बहुत मैसेजेस आपने देखे होंगे, बहुत व्हाट्सएप पर भी देखे होंगे। अब मेरे दिमाग में आया ये कि यार ये बात कोई व्यक्ति किसी को तभी कह सकता है जब उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा हो और वो किसी तरीके से कुछ स्क्रूटनी करना चाह रहा हो या कुछ देखना चाह रहा हो या अपने भाग्य पर जिसको भरोसा हो। ये लगता है कि ऐसा व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। 657। तो बस ये सोच करके मैं खुश हो गया और मैंने कहा तो अच्छा मौका है। अब मेरे लिए समस्या ये थी कि यार पता नहीं आंसर क्या निकलेगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि जो अपन चाह रहे हैं आंसर उसका उल्टा निकल जाए। यहाँ पर फिर मैंने अपने भाग्य पर भरोसा किया और मैं ये मानता रहा हूँ शुरू से कि मेरा जो 9 नंबर है वो मेरे लिए लकी है और आप भी इस बात को मानेंगे। कैसे? जो ये अलग अलग नंबर थे उसमें से एक नंबर था, केवल एक ही था, 45, और 4 + 5 = 9। जो नंबरिंग वगैरह में जो लोग विश्वास करते हैं उनको मालूम होगा कि उसमें इसी तरीके से काउंटिंग वगैरह होती है। तो मैंने जो भी हो देखा जाएगा ये सोच करके 4 + 5 = 9, 45 जो था वो दे दिया। तो जवाब आया नहीं। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर हुआ। वो दिन निकल गया, फिर अगले दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा भाई कि आपने मुझे आंसर नहीं दिया। तो अब आंसर उनसे भी दिया नहीं जा रहा था क्योंकि कुछ था ही ऐसा और मेरे को टेंशन हो रही थी कि मैंने कहा यार कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई खास मतलब बात ना रही हो या कोई खास आंसर ना आया हो। तो फिर मैं काफ़ी देर तक फोर्स करने के बाद आखिरकार बताया गया कि आंसर था लाइफ पार्टनर। अब आप मानिए कि ऐसे ही जो मैंने गेस किया, भले ये मैसेज ही हो चाहे किसी ने ऐसे ही एडिट करके बनाया हो, लेकिन संकेत तो संकेत है दोस्तों। संकेतों को समझना पड़ता है। जिंदगी हमें संकेत देती है, हम उन संकेतों को अगर पहचाने नहीं, समझे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और जब हम संकेत समझ लेते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। मैं कुछ बोला नहीं उस समय क्योंकि कुछ बोलने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी और ऐसा कुछ मैंने कहा कि कुछ लगा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बड़ा ये तो अजीब हुआ। मैंने कहा हाँ मैडम कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैंने एक बार पहले भी कहा था कि उनको मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। कहीं ना कहीं वो मुझे ये देख रहे थे, परख रहे थे, शायद जांच रहे थे कि ये व्यक्ति
कितना उपयुक्त है, भाग्य की दृष्टि से देखा जाए या फिर नॉलेज की दृष्टि से देखा जाए या फिर एटीट्यूड से देखा जाए या जो काम करने की इनकी जो तरीका है इनका अपना, उससे देखा जाए तो ये हर तरीके से मुझे देखा जा रहा था अच्छी तरह से, जहां तक मुझे ऐसा लगा। उसके बाद 29 तारीख को, मतलब 29 को ऐसा कुछ हुआ कि वो आदर्श नगर आए। मुझे उन्होंने कहा कि भाई हमें देखना है, आपका मिलना है। तो तब तक भी ऐसा कुछ नहीं था कि ठीक है आ जाइए। आ गए, मिले और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया साथ में। तो तब तक भी ऐसा कुछ नहीं था। यानी अब आप ये कह नहीं सकते थे कि वास्तव में चल क्या रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आप ये नहीं कह सकते थे। इन सब बातों से अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो एसएमएस वाली घटना ने इतना तो इतना तो तय कर दिया था कि कुछ न कुछ तो चल रहा है। और मुझे तब तक कुछ भी पता नहीं था कि वास्तव में माजरा है क्या, कोई व्यक्ति क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, उसको क्या है मतलब। जब वो मिलने आए तो उसी दिन रात को उन्होंने बताया मुझे कि कल कहीं चलते हैं। अब आप सब समझते हैं इस तरह की बातों को डेट्स कहते हैं। तो मेरे जीवन में ऐसा कोई अनुभव रहा नहीं था पहले। हालांकि मतलब गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कभी इस तरह का नहीं हुआ। कॉलेज में ही मिलना हो जाता था तो बात खत्म हो जाती थी, कहीं जाने आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जो थी उनके पास गाड़ी नहीं थी, इनके पास टू व्हीलर भी थी, सब कुछ था। तो ये तो मुझे मालूम था कि मतलब बड़ा आसान है इनके लिए। और उसी दिन मतलब नाइट को मुझे अपने गांव भी निकलना था, जहाँ का मैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। अब काफ़ी दिन यहाँ बिता लिए थे इधर उधर आने जाने के चक्कर में, तो मुझे घर भी जाना था अपने परिवार के पास। तो उन्होंने कहा कि कल हम मिलते हैं और कहीं चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, जगह डिसाइड हुई, मैं वहाँ आ जाऊँगा। वहाँ से उन्होंने कहा मैं ले चलूँगी। और जगह डिसाइड हुई अजमेर में, एक बड़ी अच्छी जगह नारेली, जैन तीर्थंकर मंदिर वगैरह है वहाँ पर। और ये बात है दोस्तों 30 मई 2011 की। तो डेट पर जब हम गए, पूरे टाइम करीबन 3-4 घंटे 5 घंटे हम लोग वहाँ बैठे, बातें की, खाया पिया। तब तक भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बस उसके बाद उसी दिन जो हमने कभी कल्पना की थी या जो होना चाहिए था वो सब हुआ, यानी बातचीत में। और सब कुछ, सारी बातें सामने आ गई। किस रूप में, क्या हुआ 3-4 घंटे। एक ऐसी अजीब सी घटना हुई मेरे साथ उस दिन, जिससे आमतौर पर कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि ऐसा ना हो। लेकिन वो क्या घटना थी, बड़ी साधारण सी घटना थी, जिसको हम दिखावे से या उससे भी जोड़ करके देख सकते हैं कि नॉर्मली, जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हम ऐसे मामलों में बड़ा दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने कुछ छुपाया नहीं। मैंने अपनी जो वास्तविक स्थिति उसको बिल्कुल छुपाया नहीं, और आज भी मैं ऐसा ही हूँ। तो वो सब बातें अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।